अभिवादन स्वीकार कीजिए विवेक कुमार बिट्टू का। सभी दर्शकों को मतेली माई स्कूल माई लाइफ में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग महान स्वतंत्रता सेनानी, दलितों का उद्धारक और संविधान सभा का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के पीछे भी इनके 3 नामों को ध्यान में रख करके रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता श्री का नाम भीमाबाई सकपाल था, तो वहाँ से भीमराव लिया गया है। पिताजी के नाम रामजी सकपाल था और गुरु का नाम कृष्ण केशव अंबेडकर था। इन तीनों के नाम से जुड़ा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी उस समय में तत्कालीन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर नियोजित थे, सूबेदार के पद पर काम कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शिक्षा 1897 में प्रारंभ हुआ। उस समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी मुंबई के सतारा में थे और वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एल्फिंस्टन स्कूल में अपने शिक्षा प्रारंभ किए। जब स्कूल में नाम लिखाया जा रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो भीमराव अंबेडकर के कुशाग्र बुद्धि को देख करके उनके विद्वता बचपन में ही झलकने लगा था। उनको देख करके उनके गुरुजी कृष्ण केशव अंबेडकर ने कहा कि इस बच्चे के नाम के पीछे आगे टाइटल में अंबेडकर लगा दिया जाए, क्योंकि बाद में इस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगा, छुआछूत भेदभाव का सामना करना पड़ जाएगा। इससे बचने के लिए इसके नाम के पीछे, उनके नाम के आगे अंबेडकर लगा दिया जाए, जो कि ब्राह्मण गुरु थे अंबेडकर के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब नाम लिखा गया स्कूल में, तो उसको बहुत ही नीचे दृष्टि से उनके सहपाठी और गुरु देखते थे, जिस वजह से उनको काफ़ी दुख होता था। लेकिन इसके बावजूद भी वह जानते थे कि पढ़ लिख करके ही समाज में जो व्याप्त अछूत का भावना है, छुआछूत का भावना है, अस्पृश्यता की भावना है, समाज में जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, उनको पढ़ाई करके ही समाज से हटाया जा सकता है। ऐसे इन सामाजिक बुराइयों से लड़ना आसान नहीं था। फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा मैट्रिक 1907 ईस्वी में प्रथम श्रेणी से पास की और 1907 ईस्वी में ही 9 वर्षीय कन्या रमाबाई के साथ इनका विवाह हुआ और यह ज़्यादा दिन तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संगिनी नहीं रह सकी, क्योंकि 1935 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1948 ईस्वी में दूसरी शादी किया, जिसका नाम था डॉक्टर शारदा। काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी, ये पेशे से डॉक्टर थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिदिन लाइब्रेरी जाया करते थे, परंतु वहाँ पर भी इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था और इसे यह दुखी होकर के लाइब्रेरी के बाहर पार्क में वृक्ष के नीचे पढ़ते थे। एक दिन डॉक्टर कालेस्कर, दादा कालेस्कर, जो कि महान समाज शास्त्री थे, समाज सेवी थे, उनका नज़र इन पर पड़ता था बार बार और यह देखा करते थे कि यह वृक्ष के नीचे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन अंबेडकर के पास गए दादा कालेकर और कहा कि आप लाइब्रेरी में जाकर क्यों नहीं पढ़ते? तो अंबेडकर कहता है, गुरु, वहाँ पर हमारे जैसे अछूत जातियों के साथ भेदभाव होता है और उसे लाइब्रेरी के बाहर रह करके पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए मुझे बाहर में पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है और इसीलिए मैं बाहर में रह के पढ़ रहा हूँ। लेकिन दादा कालेस्कर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से, उनके मेहनत और लगन से काफ़ी प्रभावित थे
इसलिए उन्होंने उच्च पढ़ाई के लिए उनको मदद मिल सके, इसके लिए उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ सिया राम जी के पास ले गए। सियाराम जी गायकवाड़ तृतीय के पास अंबेडकर को कॉलेज कर दादा ले गए और वहाँ पर उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसे होनहार प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आप कुछ न कुछ पढ़ाई का उपाय कीजिए। उस समय में सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय छात्रवृत्ति योजना चला रखा था तेज मेधावी छात्रों के लिए, ताकि वह अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर के कर सके। तो ये छात्रवृत्ति डॉक्टर अंबेडकर को भी गायकवाड़ ने दिया और 4 वर्ष के लिए था। प्रति वर्ष 755 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलता था। तो डॉक्टर अंबेडकर जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए का डिग्री प्राप्त कर चुका था, अब उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क गए, जहां पर उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और एमफिल का अपना डिग्री हासिल किया। 1913 में गए थे, 1914 में छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो गई थी, वापस आना पड़ गया डॉक्टर अंबेडकर को भारत। और भारत आने के बाद वह गायकवाड़ के अंतर्गत सेना के सचिव के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन दफ्तर में उच्च जाति के लोग इनको फेंक करके फाइल दिया करते थे, जिससे डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी दुखी हुए और सामाजिक बुराइयों से इतना वह दुखी हुए कि वह ऐसी स्थिति में काम करने में स्वयं को सक्षम नहीं पाए और यह नौकरी छोड़ करके अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किए। परंतु यहाँ पर भी उन्हें बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह अस्पृश्य जाति के थे, महार जाति के थे। इस वजह से, चूंकि उस समय में अस्पृश्य जाति के साथ, शूद्रों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था, उन्हें सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक मंदिरों में, कुओं में, तालाबों में पानी पीने से रोका जाता था, मंदिरों में पूजा करने से रोका जाता था और उन्हें गांव के अंतिम छोर में रहना पड़ता था। स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते थे ऐसे बच्चे। समाज में ऊंच नीच का काफ़ी उस समय में भेदभाव था। इससे डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी दुखी थे। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षक के रूप में भी ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाए। वहाँ पर भी भेदभाव का जब उनको सामना करना पड़ा, तब वे वहाँ से कोल्हापुर के साहू के सहयोग से मूक नायक नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। इन पत्रिका के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को, बुराइयों को सामने ला करके उसे निवारण के लिए प्रयास करने लगे। 19 जुलाई 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया और समाज में जो कुरीति व्याप्त थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया, संघर्ष किया। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जब 1919 के अधिनियम का 10 वर्ष में समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी के सभी विदेशी थे। इस वजह से भारतीय ने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इन साइमन कमीशन के सहयोग के लिए अंबेडकर को नियुक्त किया था। समिति में, सहयोग समिति में सदस्य के रूप में अंबेडकर को नियुक्त किया था अंग्रेजों ने। साइमन कमीशन के भारत में काफ़ी विरोध हुए और इस कमीशन के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोल मेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और डॉक्टर अंबेडकर इन तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया और दलितों के समस्याओं को पुरजोर तरीके से अंग्रेजों के सामने रखा, ताकि दलितों को उनका अधिकार मिल सके। दलित आरक्षण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों को काफ़ी जोरदार भाषणों से, अपने प्रयासों से अवगत करा करके दलितों के लिए कुछ विशेष सुविधा और आरक्षण दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी के सामने भी बहुत ही जोरदार गर्मजोशी वाला भाषण डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता के विरोध में दिया था। इससे गांधी जी सहमत नहीं थे। गांधी जी अंबेडकर के विचारों से सहमत नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि यह गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर।
तब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को आरक्षण देते हुए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया, और जैसे ही सांप्रदायिक पंचायतों की घोषणा हुई, गांधी जी इसके खिलाफ हो गए। हालांकि मुस्लिमों को 1909 के मॉर्ले मिंटो अधिनियम के तहत आरक्षण दे चुका था अंग्रेज, और 1919 में सिखों को, ईसाइयों को और यूरोपियों को, महिलाओं को आरक्षण दे चुके थे अंग्रेज। तब गांधी जी कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे ही दलितों को आरक्षण मिला, गांधी जी पुरजोर तरीके से विरोध करने लगे। गांधी जी का कहना था कि वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में रह करके उनको समानता का अधिकार दिया जाए, जबकि अंबेडकर अलग से आरक्षण का मांग कर रहे थे। दोनों के दृष्टिकोण अलग थे। हालांकि गांधी जी भी हरिजनों के, अछूतों के, अस्पृश्यों के उद्धार के लिए सहमत थे, कार्य करना चाहते थे, परंतु वह अंबेडकर के विचार से सहमत नहीं थे। इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर का मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बना रहा। परिणाम स्वरूप अंबेडकर कांग्रेस से धीरे धीरे दूर होते चले गए, और 1936 ईस्वी में स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन करके 1937 का चुनाव लड़ा और जीत हासिल किया। 1942 में अनुसूचित फेडरेशन का भी स्थापना किया, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के आंदोलन से अंबेडकर सहमत नहीं हुए। जब कैबिनेट मिशन के तहत भारत में भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया, तब अंबेडकर इस संविधान सभा, जिसकी सदस्य संख्या 389 था, उसमें संविधान सभा में जाने के लिए बम्बई से चुनाव लड़ा। हालांकि अंबेडकर बम्बई हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुके थे, वहाँ के वकील रह चुके थे, और बम्बई विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। इसीलिए मुंबई से ही अंबेडकर चुनाव लड़ करके संविधान सभा में जाना उचित समझा। लेकिन कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं ने अंबेडकर को हराने के लिए षड्यंत्र रचा, और वह सफल भी रहे। अंबेडकर यहाँ से मुंबई से हार गए। तब जाकर के अंबेडकर साहब पूर्वी बंगाल से इलेक्शन लड़ा, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। लेकिन जैसे ही यहाँ से जीत करके संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर आए, तो दो नेशन थ्योरी जो था जिन्ना का, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए आंदोलन चलाया, इस वजह से पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तान चला गया। तो अंबेडकर को फिर से चुनाव में आकर के संविधान सभा में आने के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर के सामने चुनाव लड़ने की एक समस्या आ खड़ी हुई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हारने वाले कहाँ थे, वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे मानसिक रूप से। लेकिन इस समय बी एन राव, जो कि संविधान सभा का सलाहकार थे, वे अंबेडकर के कुशाग्र बुद्धि, उनकी जानकारी और उनके क्षमता, बौद्धिक क्षमता से परिचित हो चुके थे। इसलिए संविधान सभा में ऐसे विद्वान लोगों की सख्त आवश्यकता थी। इसलिए बी एन राव ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाया कि वह अंबेडकर के लिए कोई सीट खाली करवा करके इन्हें संविधान सभा के लिए निर्वाचित करवाए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के प्रधानमंत्री, तभी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, खरे साहब को दबाव दिया, और बम्बई का सीट जो कि एम.आर. जयकर के नाम था, उनको इस्तीफा दिलवा करके वहाँ से अंबेडकर साहब को जिता करके संविधान सभा में लाया गया। और संविधान सभा के शिल्पकार के रूप में, निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनने के उपरांत उन्होंने संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आज अंबेडकर के प्रयास से, उनके लगन से, उनके संघर्ष के बदौलत हमें और अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अस्पृश्यों को समानता का अधिकार मिल पाया। और आज गर्व के साथ भारतीय समाज में सभी अछूत दलित भी हिंदू धर्म में समाहित होकर के आनंद के साथ रह रहे हैं। ऐसे वीर सपूत को, ऐसे महान नायक को सत सत नमन। डॉक्टर अंबेडकर ने कई किताब भी लिखे थे। उन्होंने अपनी जीवनी
वेटिंग फॉर वीज़ा, वेटिंग फॉर वीज़ा में अपनी जीवनी लिखे हैं। उन्होंने सूत्र कौन है जैसे पुस्तक लिखी। उनके पास 32 डिग्रियां थी। वे 9 भाषा के ज्ञाता थे। संस्कृत वे पढ़ना चाहते थे, परंतु कोई पंडित उसे संस्कृत का ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं हुए। इन सब के बावजूद स्वतंत्र भारत का वे कानून मंत्री बने और भारत का सेवा के लिए उनको 1990 के दशक में भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसे महान सपूत ने 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को अंतिम सांस लेकर के स्वर्ग सिधार गए। ऐसे वीर पुरुष को हमारे सभी भारतवासियों की तरफ से बहुत बहुत नमन, धन्यवाद।